फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 7 टेम्परेचर एंड बॉडी फ्लूइड रेगुलेशन का एक सेकंड फेज जहां पर हम सीखने वाले हैं कंट्रोल ऑफ वाटर एंड सल्यूट। यानी कि फर्स्ट जो फेज था वहां पर हमने सिर्फ टेम्परेचर के बारे में सीखा कि किस तरह से इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, और अब हम ये सीखेंगे कि किस तरह से इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स बनेंगी और वो किस तरह से एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन रखेंगे, यानी कि बॉडी के अंदर वाटर और जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन रखते हैं। तो चलिए ज़रा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं इस फेज़ का। पहली चीज़ ये है कि एक्सक्रीशन। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी एक्सक्रीशन का जिक्र आता है तो जहन में एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या एक्सक्रीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजीनियस वेस्ट का रिमूवल इन्वॉल्व होगा या एक्सक्रीशन के अंदर किसी भी किस्म के वेस्ट मटेरियल का बॉडी से रिमूवल इन्वॉल्व होता है या नहीं होता। यानी कि बताने का मकसद ये है कि क्या एक्सक्रीशन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, या फिर एक्सक्रीशन के अंदर जो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड है उसके रिमूवल को भी इन्वॉल्व करते हैं या फिर नहीं करते। तो डियर फ्रेंड्स, एक्सक्रीशन की जो डेफिनेशन है, जो मॉडर्न डेफिनेशन है, वो ये है कि एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिकली वेस्ट। इट इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिकली वेस्ट फ्रॉम बॉडी। यानी कि बॉडी से मेटाबॉलिकली वेस्ट का जो रिमूवल होगा उसको हम क्या नाम दे देंगे? उसको हम नाम दे देते हैं एक्सक्रीशन का। अगर हम मेटाबॉलिकली की बात कर रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेटाबॉलिकली है इट इज़ रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म्स। एंड मेटाबॉलिज्म्स की अगर बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म्स इज अ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट इज टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो इफ वी टॉक अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द मेटाबॉलिज्म्स दैट टेक्स प्लेस इन दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स is the main two sort of mechanisms or metabolisms occurring. The first one is, and the main metabolisms is the cellular respiration. अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो जो मेन है वो है सेलुलर रेस्पायरेशन। इस तरह से एक और मेटाबॉलिज्म जो कि डाइजेशन के दौरान हो रहा है, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। अब बताने का मकसद ये है कि अगर मैं इस सेलुलर रेस्पायरेशन की बात करता हूं तो सेलुलर रेस्पायरेशन के दौरान क्या होता है कि डियर फ्रेंड्स, आपके पास जो ग्लूकोज होगा C6H12 और O6, इसके टूटने से आपके पास बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में आपके पास वाटर बन जाता है। अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है या फिर जो वाटर बन रहा है, इसकी असल में बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर एक्स्ट्रा वाटर बन जाएगा तो उसकी बॉडी के अंदर ज़रूरत नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की तो वैसे भी बॉडी के अंदर ज़रूरत नहीं होती। तो डियर फ्रेंड्स, ये सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ये जो वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं, तो ये इन वेस्ट मटेरियल का जो बॉडी से रिमूव होता है तो हम उसको भी एक्सक्रीशन के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। इसी तरह से जब खुराक की डाइजेशन होती है, डाइजेशन के दौरान नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल बनते हैं, जैसा कि अमोनिया वगैरह बनेगा, और अमोनिया को देन हम बाद में प्रोसीड करते हैं यूरिया साइकिल के ज़रिए से हम इसको किस में चेंज कर लेते हैं? यूरिया के अंदर चेंज कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है जो कि अमोनिया और यूरिया के फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर अगर हम इनकी बात कर लें या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, इन तमाम चीज़ों का बॉडी से जो रिमूव होना है वो किसके अंदर इन्वॉल्व होगा? डैट इज़ इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल। नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसकी वजह यह होती है कि डियर फ्रेंड्स, अगर हम आपसे बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन के, अगर किसी जानदार के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गए हैं। जब वेस्ट मटेरियल उसकी बॉडी के अंदर जमा होते रहेंगे तो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म्स हैं वो तमाम नॉर्मल मेटाबॉलिज्म्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर बॉडी के अंदर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गए तो उस इंसान की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। अब सेकंड जो स्टेप है वो है ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन इज एक्चुअल द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड salt concentration in the body.
बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने को क्या नाम देंगे? ओस्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो ओस्मो रेगुलेशन है ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए एक सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि होम्योस्टेसिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंसान की इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बेशक चेंजेस आते रहें। तो इसका मतलब है कि अगर किसी जानदार को होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखना है तो उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर ओस्मो रेगुलेशन को मेंटेन रखना पड़ेगा। अपनी बॉडी के अंदर अगर वेस्ट मटेरियल होगा उसको रिमूव करना पड़ेगा, अगर बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर होगा तो उसको रिमूव करना पड़ेगा, अगर बॉडी के अंदर एक्सेस साल्ट्स होंगे तो एक्सेस साल्ट्स को क्या करना पड़ेगा? बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई जब एक्सेस वाटर और एक्सेस साल्ट्स बॉडी से रिमूव किए जाएंगे तो हम उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? हम कहते हैं दिस प्रोसेस इज नोन एज ओस्मो रेगुलेशन। तो डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक से बेसिकली दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फिर एक अगर शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ओस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ओस्मो रेगुलेटर्स, तो ऐसे भी बन सकता है, और दूसरी तरह डेफिनेशंस की फॉर्म में भी बन सकता है। तो अब हम देखते हैं कि ओस्मो कन्फॉर्मर्स और ओस्मो रेगुलेटर्स हैं क्या और इसका ग्राफ कैसे बनेगा। डियर फ्रेंड्स, ओस्मो कन्फॉर्मर्स जो होते हैं वो ऐसे एनिमल्स होंगे जो अपनी इंटरनल स्टेट को मेंटेन नहीं रखते। एनिमल्स दैट एक्टिवली डू नॉट एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। अब इसका मतलब क्या बन गया? इसका मतलब यह हुआ कि डियर फ्रेंड्स, कुछ जानवर एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं रहती। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर यहां पर क्रैब्स की बात कर लेते हैं या लॉबस्टर्स की बात कर लेते हैं। चलें क्रैब्स की बात कर लेते हैं। डियर फ्रेंड, ये जो क्रैब है, ये क्रैब फर्ज करें कि ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है जहां पर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये देखें, इमेजिन दैट कि जो क्रैब है ये ऐसे इन्वायरमेंट में मौजूद है जहां पर जो साल्ट्स की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, यानी कि सी वाटर के अंदर है, और जहां पर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? लो है। तो डियर फ्रेंड्स, क्या होगा कि जो क्रैब होगा ना, क्रैब्स की बॉडी के अंदर भी साल्ट्स की कंसंट्रेशन उतनी ही होगी जितनी कि बाहर वाले इन्वायरमेंट में। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि बाहर वाले इन्वायरमेंट में साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो है 3.5 ग्राम पर लीटर, तो इसका मतलब यह है कि जो क्रैब होगा, क्रैब्स के अंदर भी जो साल्ट की कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी? वो 3.5 ग्राम पर लीटर ही रहने वाली है। इसका मतलब है कि जितनी साल्ट्स की कंसंट्रेशन बाहर है, बाहर वाले इन्वायरमेंट में है, उतनी ही साल्ट की कंसंट्रेशन अंदर वाले इन्वायरमेंट में भी है। यानी कि अगर ये क्रैब्स हम इस मैरीन इन्वायरमेंट में से उठाकर एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर प्लेस कर देते हैं जहां पर साल्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। ये देखें, मैंने क्रैब पहले प्लेस किया एक ऐसे इन्वायरमेंट में जो क्या था? मैरीन इन्वायरमेंट में प्लेस किया, तो साल्ट्स और मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो एक जैसी होगी। अब मैं यहां से उठा रहा हूं क्रैब को, और क्रैब को उठा के अब मैं इसको एक ऐसे इन्वायरमेंट में प्लेस कर रहा हूं जो कि फ्रेश वाटर है, जहां पर साल्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो इसका मतलब यह होगा कि अगर मैं फर्ज कर लेता हूं कि यहां पर जो साल्ट्स हैं वो है 0.65 ग्राम पर लीटर। अगर साल्ट्स की कंसंट्रेशन बाहर वाले इन्वायरमेंट में ये है, तो क्रैब की बॉडी के अंदर भी साल्ट की कंसंट्रेशन क्या रहेगी? वो रहेगी 0.65 ग्राम पर लीटर रहेगी। यानी कि जितनी साल्ट की कंसंट्रेशन बाहर होगी उतनी ही साल्ट की कंसंट्रेशन उसकी बॉडी के अंदर होगी, और अगर बाहर वाले इन्वायरमेंट में ज्यादा है तो उसकी बॉडी के अंदर भी वाटर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए, मैंने यही लिखा, मैंने कहा एनिमल्स दैट एक्टिवली डू नॉट एडजस्ट, ऐसे जानदार जो एडजस्ट नहीं करते देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट, जो अपनी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को एडजस्ट नहीं करते, वो वैसे ही छोड़ देते हैं जैसे कि बाहर वाले इन्वायरमेंट में है, उसको क्या नाम देंगे? ओस्मो कन्फॉर्मर्स का। लेकिन उसके बरक्स अगर मैं बात कर लेता हूं डियर फ्रेंड्स मैमल्स की, अगर मैं बात कर लेता हूं एम्फीबियंस की, या फिर अगर हम बात कर लेते हैं रेप्टाइल्स की, तो ये अपने बॉडी के अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं। यानी कि कैसे मेंटेन रखते हैं? जरा सपोज दैट मैं आपको बताता हूं कैसे मेंटेन रखते हैं। डियर फ्रेंड्स, देखें, अगर हम एक ऐसा वाटर यूज कर रहे हैं, अगर हम सब मैमल्स हैं, तो अगर हम एक ऐसा वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं जिस वाटर के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन है ज्यादा,
समझ में आई बात? यानी कि एक ऐसा वाटर जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। अब तो क्या होगा डियर फ्रेंड्स, हम ऐसा यूराइन प्रोड्यूस करेंगे जिसके अंदर साल्ट ज्यादा होंगे। यानी कि मैं और इसको सिंपल करता हूं जरा आपके लिए। फर्ज करें जो मैमल्स हैं, मैमल्स के अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन है दैट इज द 1 ग्राम पर लीटर। कितनी है? 1 ग्राम पर लीटर है। फर्ज कर लेते हैं साल्ट की कंसंट्रेशन। अब मैंने मैमल को एक ऐसे इन्वायरमेंट में प्लेस कर दिया है जहां पर साल्ट की कंसंट्रेशन है ज्यादा। ठीक है, तो क्या होने वाला है कि डियर फ्रेंड्स, अब साल्ट की कंसंट्रेशन तो ज्यादा है, लेकिन उसे अपनी बॉडी के अंदर कितने साल्ट रखने हैं, उसको 1 ग्राम पर लीटर ही रखने हैं। अब देखें बाहर वाले इन्वायरमेंट में साल्ट ज्यादा, तो साल्ट के बाहर वाले इन्वायरमेंट में ज्यादा होने की वजह से साल्ट्स कहां पर मूव कर जाएंगे? साल्ट्स माय डियर फ्रेंड्स उस एनिमल्स की, उस मैमल्स की बॉडी के अंदर मूव करेंगे। इसका मतलब है जब साल्ट्स बाहर वाले इन्वायरमेंट से अंदर वाले इन्वायरमेंट की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे तो साल्ट्स उसकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन मैमल्स, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स को अपनी बॉडी के अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन कितनी रखनी है? उसको 1 ग्राम ही रखनी है। तो ये सारे जानदार क्या करेंगे, ये सारे जानवर क्या करेंगे? ये अपनी बॉडी के अंदर आने वाले एक्स्ट्रा साल्ट्स को यूराइन की फॉर्म के अंदर रिलीज कर देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ये ऐसा यूराइन बना रहे हैं जिसमें साल्ट्स ज्यादा हैं। क्यों ज्यादा? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर साल्ट्स बाहर से अंदर आते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है यहां पर जो यूराइन बनेगा वो आपके पास बनेगा हाइपरटोनिक यूराइन। कौन सा बन जाएगा? हाइपरटोनिक यूराइन बनेंगे, एक ऐसे यूराइन जिसमें साल्ट्स ज्यादा होंगे। अब डियर फ्रेंड्स, इसके बरअक्स अगर मैं बात कर लेता हूं कि अगर मैमल्स, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स एक ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहां पर इनको साल्ट्स कम मिल रहे हैं, या फिर इसको मजीद आप सिंपल कर लें, इसको आप फिश की एग्जांपल से भी ले सकते हैं। यानी कि अगर जो फिश है, अगर ये जो फिश है, अगर ये फिश मौजूद होगी ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जहां पर साल्ट्स ज्यादा हैं, तो क्या करेगी? ये अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा साल्ट्स को रिमूव करने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसे अपनी बॉडी के अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन ये मेंटेन रखनी है। उसके बरअक्स अगर हम बात कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इस फिश को साल्ट वाले वाटर से उठाकर मैं एक ऐसे वाटर में लेके आ रहा हूं जो कि क्या है? फ्रेश वाटर। यानी कि फ्रेश वाटर के अंदर जो साल्ट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसको, इसकी बॉडी के अंदर अब साल्ट्स 1 ग्राम पर लीटर हैं, लेकिन बाहर वाले इन्वायरमेंट में जो साल्ट्स हैं वो है 0.65 ग्राम पर लीटर। यानी कि बाहर वाले इन्वायरमेंट में साल्ट्स कम हैं, उसके बॉडी के अंदर साल्ट्स हैं ज्यादा, जिसकी वजह से इसकी बॉडी से साल्ट्स बाहर की जाने मूव करना शुरू करेंगे। जब इसकी बॉडी से साल्ट बाहर वाले एनवायरनमेंट के अंदर मूव करना शुरू करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मछली क्या करेगी? ये फिश की कोशिश होगी कि ये एक ऐसी खुराक खाए जिसके अंदर इसको साल्ट्स मिलें। ये कोशिश करेगी कि ये अपनी बाहर वाले एनवायरनमेंट से एनर्जी वेस्ट करके साल्ट्स को अपनी बॉडी के अंदर लेके आए, क्योंकि इसे अपनी बॉडी के अंदर 1 ग्राम पर लीटर साल्ट्स को ही मेंटेन रखना है। ये अपनी साल्ट्स की कंसंट्रेशन को ना तो कम होने दे रही है ना ही ज़्यादा होने दे रही है। इसका मतलब है ये ओस्मो रेगुलेटर है। यानी कि ये ओस्मो रेगुलेटर का मतलब कि ये ओस्मो रेगुलेशन को रेगुलेट कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। साल्ट्स प्लस आयंस की, साल्ट प्लस आयंस प्लस वाटर की जो कंसेंट्रेशन है उसको एक्टिवली एडजस्ट कर रहे हैं ये वाले ओस्मो रेगुलेटर बाय यूजिंग द एनर्जी, बाय यूजिंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो डियर फ्रेंड्स, ये कुछ आपके पास डिफरेंस आ गया ओस्मो कन्फार्मर्स एंड ओस्मो रेगुलेटर। एमसीक्यूज में आपने याद रखना कि जब ओस्मो रेगुलेटर को हम मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर प्लेस करते हैं तो वो यूराइन कौन सा बनाएंगे? वो हाइपरटोनिक यूराइन बनाएंगे। और अगर हम ओस्मो रेगुलेटर को फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में प्लेस करते हैं तो क्या होगा डियर फ्रेंड्स? बाहर वाले इन्वायरमेंट में वाटर ज्यादा है, जिसकी वजह से वाटर ऑटोमेटिकली इनकी बॉडी में मूव करता जाएगा। तो ये वाटर को अपनी बॉडी से रिमूव करना चाहेंगे क्योंकि वाटर इनकी बॉडी में ज्यादा हो गया। तो उस सूरत में ये ऐसा यूराइन प्रोड्यूस करेंगे जिसमें पानी ज्यादा होगा। जिसमें पानी ज्यादा होगा तो हम उस यूराइन को नाम दे देंगे हाइपोटोनिक यूराइन का नाम दे देते हैं। एक आखिरी चीज अब वो है ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाना है डियर फ्रेंड्स? ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपने लेनी है ओस्मोलैरिटी ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और वाई एक्सिस पे आपने लेना है ओस्मोलैरिटी ऑफ एनिमल।
डियर फ्रेंड्स, जब हम ओस्मो रेगुलेटर और ओस्मो कन्फार्मर्स का ग्राफ डेवलप करते हैं इनके दरमियान में, तो जो ओस्मो रेगुलेटर है उनका जो ग्राफ है वो बिल्कुल इस तरह से सीधा आएगा, ये लें। लेकिन उसके बरक्स ये है, किसका ग्राफ आपके पास बना है, दैट इज द ग्राफ ऑफ द ओस्मो रेगुलेटर। तो देखें, ओस्मो रेगुलेटर ने अपनी बॉडी के अंदर जो साल्ट्स हैं, जो ओस्मो रेगुलेशन है उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। यानी कि यहां पर देखें, यहां पर साल्ट्स कम है, यहां पर ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, यानी कि साल्ट्स कम से ज्यादा होते जा रहे हैं। लेकिन ओस्मो रेगुलेटर क्या कर रहे हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर साल्ट्स की कंसेंट्रेशन वही मेंटेन रख रहे हैं, यानी कि 0.65 मेंटेन कर रहे हैं। उसके बरक्स अगर हम ओस्मो कन्फार्मर्स की बात कर लेते हैं, तो डियर फ्रेंड्स, ओस्मो कन्फार्मर्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से बनता है। देखें, ऊपर की जानिब जा रहे हैं। ये क्यों जा रहे हैं ऊपर की जानिब? ऊपर की जानिब ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहां पर डियर फ्रेंड्स आपको देखना चाहिए कि जिस तरह से ओस्मोलैरिटी ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, उनकी बॉडी के अंदर भी साल्ट्स की कंसंट्रेशन लो से कहां पर जा रही है, हाई होती चली जा रही है। तो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि जो ओस्मो कन्फार्मर्स हैं उनके अंदर साल्ट्स कंसंट्रेशन बाहर वाले इन्वायरमेंट के साथ चेंज होगी। इसके एग्जाम्पल में आप क्रैब्स लिख लीजिएगा, आप डियर फ्रेंड्स लॉबस्टर्स लिख लीजिएगा, और आपने ये भी लिख लेना है कि इन्वर्टिब्रेट्स जो कि किस इन्वायरमेंट के अंदर हैं, जो कि मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर है। मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स जितने भी होंगे वो तमाम के तमाम क्या होंगे, आपके पास ओस्मो कन्फार्मर्स ही होंगे। इसके अलावा अगर मैं हैग फिशेस की बात कर लेता हूं, तो हैग फिशेस वाहद फिश होती हैं जो क्या होंगी, दैट इज द ओस्मो कन्फार्मर्स। इसके अलावा बाकी जितनी भी फिशेस होंगी, कार्टिलेजिनियस फिशेस या फिर यूरिया रिटेनिंग फिशेस, ये तमाम फिशेस आपके पास ओस्मो रेगुलेटर होंगे। इसी तरह से अगर हम माय डियर फ्रेंड्स फ्रेश वाटर इन्वर्टिब्रेट्स की बात कर लेते हैं, फ्रेश वाटर इन्वर्टिब्रेट्स, ये इंटरव्यूज के लिए एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंटरव्यूज और आपके पास जो एग्जाम्स होगा पीपीएससी, ठीक है, उस एग्जाम्स के लिए ये वाले एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो ओस्मो कन्फार्मर्स हैं, लेकिन जो फ्रेश वाटर इन्वर्टिब्रेट्स होंगे वो ओस्मो रेगुलेटर होंगे, वो अपनी बॉडी के अंदर ओस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करेंगे। अब ओस्मो रेगुलेशन को वो कैसे मेंटेन करेंगे, ये आप नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड डियर फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड।